गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग डीएनए, आरएनए, डीएनए की स्ट्रक्चर, आरएनए की स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स और इन सब के बारे में बात कर रहे थे। आज हम जो है वो आपके इसी पेपर का जो सी सेक्शन है उसका फर्स्ट चैप्टर मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। ये जो सेक्शन है ये जेनेटिक्स का सेक्शन है जिसमें कि आनुवंशिकी से संबंधित अध्ययन हम करेंगे। आनुवंशिकी जो होती है वो आनुवंशिक लक्षणों से संबंधित होती है। मतलब जो जो लक्षण एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनकी वंशागति का अध्ययन जो हम करते हैं तो उसको हम जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल का है। मेंडल का नाम आनुवंशिकी में सबसे ज़्यादा आता है और इन्होंने ही आनुवंशिकी को एक तरह से जेनेटिक्स को हमसे इंट्रोड्यूस किया, या जेनेटिक्स के क्षेत्र में जो इनका योगदान है वो बहुत अधिक है और इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। और इनकी जो इन्होंने जेनेटिक्स के संबंधित जो स्टडी की उसको हम मेंडलिज्म कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जेनेटिक्स जो है बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो डील कर रही है किससे, हेरिडिटी से एंड वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से। जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें जो विभिन्नताएं डेवलप हो रही है उनके बारे में जो बात कर रहे हैं हम, वो जेनेटिक्स से संबंधित होती है कि किस प्रकार से जीन्स के संयोग से अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं और वेरिएशंस जो है वो ऑफस्प्रिंग्स में, ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं। और इसी प्रकार से जो आनुवंशिक लक्षण है उनका जो अध्ययन है वो हम यहाँ पे जो ये बायोलॉजी की ब्रांच है जेनेटिक्स, इसमें करते हैं। हम जानते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है वो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक जो भी सूचनाएं हैं उनको लेके जाने का काम करते हैं। ये जीन्स के वाहक हैं, ये जेनेटिक लक्षणों के जो हैं जेनेटिक्स से संबंधित कैरेक्टर्स के वाहक हैं। इन पर अरेंजमेंट होता है न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में डीएनए का, और डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं। ये हम जानते हैं। हम डीएनए में के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तब उस बारे में हमने बात की थी। तो ये जो है जेनेटिक्स, ये इनमें ये जीन्स वाली जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में हम इस जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा, ये ग्रेगोर जॉन मेंडल हैं जिन्होंने जेनेटिक्स पर सबसे ज़्यादा काम किया। ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, मतलब ये वहाँ पे पादरी थे ऑस्ट्रिया में, और ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ। ये चेकोस्लोवाकिया का जो ब्रंज शहर है उसमें इनका जन्म हुआ था। ये एक किसान के बेटे थे और ये जो है थियोलॉजी एंड जो इन्होंने सेंट ऑगस्टीन से जो है उनसे इन्होंने मतलब वो प्रिस्ट थे, पादरी थे, उनसे इन्होंने अध्यापन का कार्य जो है सीखा था। वियना के विश्वविद्यालय में गणित और नेचुरल साइंस का इन्होंने अध्ययन किया था और उसके बाद ये ब्रन लौटकर विज्ञान के अध्यापक के रूप में और धार्मिक विद्यालय में इन्होंने अपना जीवन जो है वो प्रारंभ किया था। तो ये एक जो चर्च में जहाँ पे इनकी जगह थी वहाँ पे इनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, तो जिसमें ये अपने एक्सपेरिमेंट्स जो है करते थे। ये वियना यूनिवर्सिटी में पढ़े, जैसा मैंने आपको कहा। वहाँ इन्होंने क्योंकि बॉटनी पढ़ी थी और इनका जो काम है वो इनकी स्टडी जो है वो बॉटनी ही थी, तो इन्होंने काफ़ी सारे साइंटिफिक मेथड्स जो हैं वो सीखे थे। तो इन्होंने मटर के पौधे पर लगभग 8 साल तक काम किया। मटर की प्योर लाइन पर इन्होंने 8 वर्ष लगभग काम किया। और इससे पहले, मेंडल से पहले, हेरिडिटरी को एक ब्लेंडिंग की तरह माना जाता था कि जैसे ब्लेंडर में ब्लेंडिंग हो जाती है उस तरह से ऐसे मानते थे कि एक ब्लेंडिंग प्रोसेस है और ऑफस्प्रिंग्स जो है वो डाइल्यूशन से डिफरेंट पेरेंटल कैरेक्टर्स को डेवलप कर देते हैं। ब्लेंडिंग हो जाती है और जिसमें जैसा जो कैरेक्टर आ गया वो वहाँ पे आगे डेवलप हो जाता है। उससे पहले इस तरह से जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी की तरह या साइंटिफिक मेथड की तरह जेनेटिक्स को नहीं लिया जाता था। मेंडल ने ही इस पर काम किया और उन्होंने इसके संबंधित कई सारी चीज़ें जो है वो हमें बताई। तो इन्होंने 7 कैरेक्टर जो है वो पी प्लांट के स्टडी किए। सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने मटर के पौधे के 7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स देखे जो आपके सामने यहाँ पे हैं। राउंडेड फली, रिंकल्ड फली, मतलब गोलाकार फली है और थोड़ी सी जो है मतलब पूरी कहना चाहिए रफ फली है, पूरी जो है गोलाकार फली नहीं है बल्कि उस पर छोटे छोटे सिलवटें सी पड़ी हुई है, रिंकल्ड फली है। फिर येलो फली है, ग्रीन फली है, फिर पर्पल कलर का जो है फ्लावर है या वाइट कलर का फ्लावर है। फिर जो इसके पोर्ट्स हैं पूरी मटर की, ये तो मटर की बीजों की बात हुई, ऊपर जो हुई मटर जैसा है वो है उसकी बात हुई। फिर इन्होंने पूरा का पूरा सीड के अलावा फली पूरी या तो वो राउंडेड है या फिर वो कॉन्स्ट्रक्टेड है, बीच बीच में से उसमें अंदर दबाव है।
फिर फ्लावर्स की पोजीशन क्या है, एक्सियल है या टर्मिनल है। उसके बाद जो ये पॉड्स हैं, फली है, उसका ग्रीन कलर है या येलो कलर है, और उसके बाद लंबा पौधा है या छोटा पौधा है। तो इस प्रकार से कुल मिला के इन्होंने 7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स देखे, लंबा पौधा, छोटा पौधा, हरी फली, येलो फली, पीली फली, और अक्षीय या अंतस्थ स्थिति फ्लावर्स की, और गोल बीज या ऐसे थोड़े से रिंकल्ड बीज, सलवटे वाले बीज, येलो पीले बीज, हरे बीज, और पर्पल कलर का फ्लावर या वाइट कलर का फ्लावर। और उसके बाद में जो फली है वो या तो पूर्णतया अच्छी खासी इनफ्लेटेड, और या फिर वो पिंच्ड, थोड़ी सी जो है रिंकल्ड, फली भी थोड़ी सी रिंकल्ड। इस प्रकार के जो इन्होंने जो कहना चाहिए द्विपर्यासी लक्षण या डिफरेंशिएटिंग या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है इन्होंने स्टडी किए कि झुर्रीदार तो नहीं है या गोल तो है, गोल है या झुर्रीदार है, और इसी प्रकार से फली भी जो है वो सिकुड़ी हुई है या फिर फूली हुई है। तो इस प्रकार से इन्होंने 7 तरह के कैरेक्टर्स जो है यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स लिए। 1866 में इन्होंने पब्लिश किया अपना एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इसमें अपना वर्क पब्लिश किया, और इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने इस पब्लिश वर्क में 3 प्रिंसिपल्स इनहेरिटेंस के 1866 में दे दिए। सबसे पहले इन्होंने 1866 में जो है अपने तीनों नियम जो दे दिए इसके इससे संबंधित जो पी के प्लांट से संबंधित जो इन्होंने स्टडी की उसके जो रूल्स दिए वो इन्होंने तीनों प्रिंसिपल सिद्धांत इन्होंने इनहेरिटेंस के दे दिए। फिर इन्होंने अपने काम को किसी दूसरे प्लांट पर रिपीट करने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं आया, क्योंकि जो प्लांट इन्होंने चूज़ किया वो थोड़ा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस रिएक्शन वाला आ गया। तो वहाँ पर ये जो भी एक्सपेरिमेंट कर नहीं पाए, क्योंकि वहाँ तो अलैंगिक जनन पाया जा रहा था, तो वहाँ पे जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस की स्टडी नहीं की जा सकती थी। तो यहाँ पर जो रहा, मैं ये मान सकती हूँ कि जो मेंडल हैं वो थोड़े लकी रहे, क्योंकि इन्होंने जो पहला जो चूज़ किया प्लांट वो इस तरह का था कि जिसमें परनिसेशन भी पाया जाता था, स्वनिसेशन भी पाया जाता था, एसेक्सुअल और सेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर रहा था। तो वहाँ पे ये अपने आप भी उसमें कई सारे कैरेक्टर्स की मिक्सिंग कर पाए। अगर वो पहले भी ऐसे हो जाता कि इस प्रकार का प्लांट ले लेते जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया ही नहीं जा रहा था, या जहाँ पे ये कहना चाहिए कि स्वनिसेशन या परनिसेशन दोनों प्रक्रियाएं पाई नहीं जाती, मतलब एक प्रक्रिया पाई ही नहीं जाती, तो वो वहाँ पे इनको ये सफलता नहीं मिल पाती। लेकिन इनका जो एक काम है ये लगभग 34 साल तक इग्नोर रहा, इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली। 1900 में जब 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने इसी काम को फिर से किया उसके बाद, और उन्होंने अपने जो है अलग अलग लेवल पे, वो हैं एक तो जर्मनी के कार्ल कॉलिंस, दूसरे हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज, और एक ऑस्ट्रिया में ही शेरमैक। इन 3 लोगों ने अलग अलग, एक ने हॉलैंड में, एक ने जर्मनी ने, और एक ने ऑस्ट्रिया में, ये सिमिलर सा वर्क किया, ऐसा सही काम किया, और इसी प्रकार के परिणाम दिए जो ऑलरेडी मेंडल दे चुके थे। तो उसके बाद जो है मेंडल का जो काम है वो कहना चाहिए एकदम से लाइमलाइट में आया, अस्तित्व में आया, और उसके बारे में लोग बात करने लगे। इससे पहले लगभग 34 वर्षों तक इनके काम को किसी प्रकार की इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। ये पहले बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मैथमेटिक्स यूज़ करी अपने रिजल्ट्स को क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करने के लिए। इन्होंने बाकायदा अनुपातिक मेथड्स यूज़ किए, 3:1 का रेशो, 9:3:1 का रेशो, इस प्रकार की जो सारी चीज़ें इससे पहले मैथमेटिक्स अप्लाई करके इतने सर्टेन रिजल्ट्स जो हैं वो पहले प्रेजेंट नहीं किए गए थे। फिर इन्होंने कुछ जीन का कंसेप्ट दिया, हालांकि इन्होंने जीन तो नहीं कहा, पर इन्होंने कहा कि कुछ एक कारक है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित हो रहा है, और वो कारक जो है पेयर में पाया जाता है, और इस कारक का जो प्रत्येक जो एक है हिस्सा है, पेयर का जो एक भाग है वो गैमेट्स में पाया जाता है। इस प्रकार की चीज़ें इन्होंने बताई सबसे पहले। इनसे पहले ऐसी कोई भी चीज़, ऐसे कोई भी कैरेक्टर्स जो है या ऐसी कोई भी बातें किसी भी प्रकार के साइंटिस्ट ने नहीं की थी। इसके बाद जो है आपको जेनेटिक्स पढ़ने से पहले कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं जिनके बारे में कि पता होना चाहिए, जिनको हमें जानना चाहिए। तो आज हम यहाँ थोड़ा सा पहले उन टर्मिनोलॉजी से परिचित हो रहे हैं, फिर हम डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो जीन, हालांकि ये उस समय सच में नहीं आया था, पर आज हम जानते हैं कि ये यूनिट है एक हेरिडिटी की, आनुवंशिकी की इकाई है। ये डीएनए का एक छोटा सा पोर्शन है, एक सीक्वेंस है जो कि एक सिंगल प्रोटीन को कोड करती है। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि क्रोमोसोम को खोला तो जो है वो डीएनए की का लंबा पार्ट खुलेगा, और वो डीएनए के छोटे छोटे हिस्से जीन्स कहलाते हैं, जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो इसे हम कहते हैं जीन, जो कि एक प्रोटीन को कोड करने का काम करता है। उसके बाद जीनोम, जो एक ऑर्गेनिज्म के जीन्स का पूरा सेट है, उसको हम बोलते हैं जीनोम। फिर उसके बाद एलिल्स,
वो दो जीन्स जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं और एक ही ट्रेट के लिए जो है कवर करते हैं उसको, मतलब एक ही लक्षण उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है और होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम पोजीशन पे पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एलील्स। फिर आती है लोकस, एक फिक्स लोकेशन है स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड पे, जहाँ पर कि एक जीन या उसका एक एलील जो है वो पाया जाएगा, तो वो उसकी लोकाई या लोकस कहलाएगी। उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी है उसमें होमोजाइगस, अगर आइडेंटिकल जीन्स है, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर के दोनों जीन्स सेम है तो पर्टिकुलर करेक्टर्स, तो उसको हम बोलेंगे होमोजाइगस। और अगर हेट्रोजाइगस मतलब दो डिफरेंट जीन है, मतलब जैसे एक मान लीजिए टॉलनेस का जीन है और एक छोटेपन का डॉफनेस का जीन है, तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। जबकि अगर दोनों टॉलनेस के या दोनों डॉफनेस के जीन हो तो हम उसको बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन। फिर आता है डोमिनेंट, वो जीन या एलील जो अपने आप को जो है सुपीरियर शो करता है एक्सप्रेशन में और दूसरे का जो है प्रभाव वो दबा देता है, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो अपनी प्रेजेंस शो कर देता है, अपने आप को दिखा देता है और दूसरे की प्रेजेंस को दबा देता है, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट या प्रभावी जीन। अप्रभावी या रिसेसिव जो कि अपनी प्रेजेंस शो नहीं कर पाता, अपीयर नहीं होता है, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में। होमोजाइगस हो तो ही अपीयर हो पाता है। जैसे अगर डॉफनेस की बात करें तो जो डोमिनेंट है, कैपिटल टी इज़ ऑलवेज डोमिनेंट और स्मॉल टी, कैपिटल टी जो है वो लंबेपन का जीन है और स्मॉल टी जो है वो छोटेपन का जीन है, टॉल नॉट टॉल, इस तरह से। तो अगर होमोजाइगस कंडीशन में है स्मॉल टी तो जो पौधा होगा वो छोटा होगा, लेकिन अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है तो जो पौधा होगा वो देखने में लंबा होगा। तो यहाँ पे कैपिटल टी जो हो गया वो डोमिनेंट जीन हो गया और जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव जीन हो गया, और इस कंडीशन को हम हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। और अगर दोनों कैपिटल टी है या दोनों स्मॉल टी है तो हम उसको होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। फिर जीनोटाइप, कोई भी जेनेटिक मेकअप ऑर्गेनिज्म का उसका जीनोटाइप कहलाता है। जैसे मैंने अभी जो बात करी टी मैं बोल रही हूँ, तो दैट इज़ द जीनोटाइप। फेनोटाइप, वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है ऑर्गेनिज्म की, तो उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। जैसे कैपिटल टी है और लंबा दिखाई दे रहा है पौधा, तो वो उसकी फिनोटाइप है। जैसे यहाँ डायग्राम में आपको पौधा दिखाई दे रहा है, ये इसका फिनोटाइप है कि वो कैसा नज़र आता है, फिजिकल अपीयरेंस क्या है, वो उसकी फिनोटाइप कहलाती है। फिर है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर एक क्रॉस करवाया जाए एक सिंगल पेयर ऑफ जीन के बीच, केवल एक ही ट्रेट को स्टडी किया जाए, केवल एक ही ट्रेट को देखा जाए, तो पेरेंट्स लिए जाएं जिनमें एक ही सिंगल ट्रेट को देखा जाए, तो उसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण। ठीक है, तो P यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन होगी, F1 यहाँ पे पहली जनरेशन होगी, मतलब पेरेंटल जनरेशन के क्रॉस से जो डेवलप हुई उसको हम F1 कहेंगे, और फिर F2 इस F1 के क्रॉस से जो डेवलप हुई उसको हम F2 कहेंगे, वो सेकेंड फिलियल जनरेशन होगी। तो इसको हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जबकि हम केवल एक ही लक्षण को, एक ही जीन के सिंगल पेयर ऑफ जीन को जो है वो इन्वॉल्व हो अगर क्रॉस में, तो हम उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। देन अब हम एक बार वो कैरेक्टर्स जो थे, हमने कैरेक्टर्स जो देखे थे पीस के, वो यहाँ पर फिर से मैंने दिखाने की कोशिश की है। स्टेम का लेंथ टॉल और डॉफ, लंबा और छोटा, फली की शेप संकुचित या फिर फूली हुई, और सीड का शेप, बीज की आकृति गोल या झुर्रीदार, स्मूथ और रिंकल्ड, सीड का कलर, बीज का कलर येलो या ग्रीन, फ्लावर का पोजीशन लेटरल या टर्मिनल, फली मतलब वो कहाँ लगा हुआ है, एक्सियल कंडीशन में या टर्मिनल कंडीशन में, फ्लावर का कलर पर्पल है या वाइट है, और फली का कलर ग्रीन है या फिर येलो है। इन सारे कैरेक्टर्स को मेंडल ने जो है वो स्टडी किया था, और इसके आधार पर फिर उन्होंने जो है आगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस वगैरह करवाए थे, और उसके आधार पे उन्होंने अपने कुछ रेशोज़ डेवलप किए थे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कौन सा रेशो देखने का मिलता है और डाईहाइब्रिड में किस प्रकार का। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों क्रॉसेस को पढ़ेंगे और मेंडल के तीनों नियमों के बारे में जानकारी लेंगे। आज के लिए आई थिंक इतना ही सफिशेंट है। थैंक यू।